अब गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के ऑफिसर्स के बारे में कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो पहले बात करें काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो राज्यसभा में एक चेयरमैन होते हैं और एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। तो आर्टिकल 89 क्या कहता है? तो वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। अब जो राज्यसभा जो है वो अपनी अपनी खुद के मेंबर में से एक डेप्यूटी चेयरमैन चूज करता है। तो देखो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। और डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यसभा के मेंबर का कोई एक व्यक्ति यानी कि राज्यसभा के सदस्यों में से एक सदस्य डेप्यूटी चेयरमैन की पोजीशन पर रहता है, राइट। तो राज्यसभा ही डेप्यूटी चेयरमैन को जो है वो चूज करती है और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, क्लियर। तो ये आर्टिकल 89 में ये वाली चीज जो है वो मेंशन्ड है। फिर आर्टिकल 90 के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में मेंशन है। देखो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, काफी डिटेल में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, कैसे चूज किया जाता है। अब देखो डेप्यूटी चेयरमैन की बात हो रही है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी व्यक्ति काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा का जो एमपी है, राइट, तो वो अगर अपनी इस पोजीशन को छोड़ देगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन की पोजीशन भी उसकी चली जाएगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चेयरमैन रिजाइन हिज ऑफिस। मतलब डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन को देगा, क्योंकि इस समय ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो डेप्यूटी जो चेयरमैन जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किनको देंगे? चेयरमैन को देंगे, राज्यसभा को, और वो फिर राज्यसभा के, और फिर वो उस पोजीशन से हट सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, करेक्ट, वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देते हैं? ये अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देते हैं? तो जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही जवाब है, राइट। आप बिल्कुल सही, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, वेरी गुड। तो ये डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? चेयरमैन को। इनको हटाया भी जा सकता है अपने ऑफिस से जब राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होता है बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द काउंसिल, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जैसे ही एक रेजोल्यूशन पास होता है राज्यसभा के अंदर तो उनको हटाया भी जा सकता है। तो तीन चीजें हम लोग को चेयरमैन से रिलेटेड देखने को मिली है। अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का एमपी है तो वो अगर अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली डेप्यूटी चेयरमैन की भी उनकी पोजीशन चली जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रिजाइन भी कर सकते हैं चेयरमैन को रेजिग्नेशन लेटर देकर। और तीसरा पॉइंट, इनको निकाला भी जा सकता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को आर्टिकल 90 के अंदर देखने को मिली। अब आर्टिकल 91, डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। कब काम करेंगे? जब चेयरमैन का ऑफिस खाली है, राइट। और ड्यूरिंग एनी पीरियड, जिस समय वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए, क्योंकि अब जब भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली है तो उस पोजीशन को वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भरेंगे। अब वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन भी जो है राज्यसभा के, और तो इनको जो है वो अपनी चेयरमैनशिप जो है वो खाली करनी पड़ेगी। तो इनकी चेयरमैनशिप जैसी खाली होगी तो उस दौरान डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो हम लोग को देखने को मिलेंगे कि वो चेयरमैन का जो है वो काम करेंगे। दैट्स इट। बहुत इजी सिंपल सी चीज है, इसमें कोई रोबोटिक साइंस दिमाग जो है वो लगाने की जरूरत नहीं है। अब आर्टिकल 92 के अंदर क्या लिखा है? चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन, ही कैन नॉट प्रिसाइड और वोट वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो ये वोटिंग नहीं दे सकते, डिसाइड नहीं कर सकते जब इनको निकालने के लिए, इनके रिमूवल के लिए कोई रेजोल्यूशन आता है उस केस में, ठीक है। अब तो हमने राज्यसभा के बारे में पूरी चीज डिटेल में पढ़ ली। अब हम लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा, तो लोकसभा के अंदर एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। आर्टिकल 93 बोलता है कि हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, इसमें एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर होंगे। तो ये आर्टिकल 93 बोल देता है। आर्टिकल 94 क्या बोलता है? वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करने का यानी कि उस पोजीशन को खाली जो होगी उसकी कुछ कंडीशन दी हुई है कि किस कंडीशन में, किस केसेस में जो है वो पोजीशन उनकी खाली होगी। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये अपने ऑफिस को जो है वो खाली कर सकते हैं, यानी कि जैसी सेम चीज जो राज्यसभा के केस में देखी कि जैसे ही इन्होंने अपने एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर से जो है वो हट गई है, जैसे ही एमपी के तौर से हटे, यानी कि अब ये एमपी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो तुरंत उनकी स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट जो है वो चली जाएगी। तो एक स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर होने के लिए एमपी होना जरूरी है, या फिर डेप्यूटी चेयरमैन होने के लिए एमपी होना जो है वो जरूरी है, ठीक है। अब मेड एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर
his hand addressed if such a member is speaker to the deputy speaker and if such a member is deputy speaker to the speaker. अब इस केस में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? अब देखो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का केस याद रखो। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट केस, प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना है तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। तो स्पीकर को अगर रिजाइन करना है तो वो डेप्यूटी स्पीकर को जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे, और डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करना है तो वो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। तो इस तरीके से वो उनका रेजिग्नेशन लेटर के थ्रू जो है वो ऑफिस खाली कर देते हैं। तो दो कंडीशन हमने देखी। एक कंडीशन, वो एमपी के पद से अगर हटेंगे अपने तो ऑटोमेटिकली उनकी ये स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन चली जाएगी। और दूसरा हमने रेजिग्नेशन का एक प्रोविजन जो है वो देखा। थर्ड, इनको रिमूव भी किया जा सकता है ऑफिस से एक रेजोल्यूशन के थ्रू, और वही मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू इनको रिमूव भी जो है वो किया जा सकता है। और जब भी हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा डिसॉल्व होगी तो स्पीकर जो है वो अपने ऑफिस को खाली नहीं करेंगे, राइट। और ये कब ऑफिस को खाली करेंगे? जब एक नया स्पीकर जो है वो इलेक्ट होगा तब। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो जब भी हाउस डिसॉल्व होता है तो स्पीकर की पोजीशन जो है वो वहीं पर ही रहती है, स्पीकर की पोजीशन हटती नहीं है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है बस। तो ये आर्टिकल 94 इन चीजों के बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 95 पावर्स बताता है कि डेप्यूटी स्पीकर की क्या पावर है। तो वाइल जो ऑफिस है स्पीकर का, जैसे ही वो खाली होगा तो डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन पर काम करेगा, और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी और दूसरे व्यक्ति को। फर्दर अगर डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है तो आप क्वेश्चन ये बनता है, स्पीकर एब्सेंट है तो उसकी जगह पर आ जाएंगे डेप्यूटी स्पीकर। मान लेते हैं कि सेम टाइम पर डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तब क्या होगा? तब प्रेसिडेंट बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति जो है वो स्पीकर की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास पावर है इस चीज को बताने की। अब आपने ऑलरेडी पूरी चीज पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप्ड है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल पावर नहीं है। एक्चुअल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास है, राइट। तो ये डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा स्पीकर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। आर्टिकल 95 के अंदर पूरी चीज बिल्कुल एक एक पॉइंट करके क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। अब आर्टिकल 96, स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर, ही कैन नॉट प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो हाउस को प्रिसाइड नहीं करेंगे जब इनके रिमूवल की बात आ रही है। इनको जब हटाने को लेकर रेजोल्यूशन चल रहा है तो ये हाउस को जो है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, मतलब कि हाउस पे बैठेंगे नहीं मतलब कि मॉनिटर नहीं करेंगे इन द सेंस। सो स्पीकर जो है वो पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग में, और ही इज एंटाइटल्ड टू वोट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट नॉट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। मतलब स्पीकर पार्टिसिपेट कर सकता है सिर्फ फर्स्ट इंस्टेंस में, यानी कि निकालने के लिए एक वोट जो है वो अपना डाल सकता है। बट अगर कास्टिंग वोट हो रहा है यानी कि टाई हो गया है तो उस दौरान जो है वो इसका कोई रोल जो है वो नहीं रहेगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। क्लियर? ये वाले पॉइंट्स पूरे क्लियर हो गए लोकसभा के अंदर जो हम लोग को ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं उनसे रिलेटेड। अब कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 100 की बात करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो किसी भी सिटिंग में हाउस के शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है। तो हाउस जो है उसमें जो लोग प्रेजेंट हैं, जो लोग मौजूद हैं, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में जो एमपीज हैं, राइट, तो वो प्रेजेंट है और वो वोट डाल रहे हैं, उस आधार पर ही पूरे क्वेश्चंस जो है वो देखे जाएंगे, जज किए जाएंगे। तो ऑल क्वेश्चंस एट एनी सिटिंग ऑफ द हाउस शैल बी डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो सभी के सभी क्वेश्चंस हाउस के अंदर इस प्रकार से ऑपरेट करेंगे। तो ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस है। पार्लियामेंट में क्लियरली लिखा है कि हर चीज जो होगी वो वोटिंग के आधार पर होगी, वोट्स के आधार पर होगी। चेयरमैन या फिर स्पीकर या एक व्यक्ति चेयरमैन या स्पीकर की पोजीशन पर है, शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस पे वो वोट नहीं दे सकते। कैन ओनली एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। तो स्पीकर या चेयरमैन की बात करें या फिर जो भी व्यक्ति जो हाउस को जो है वो प्रिसाइड कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो अपना वोट नहीं डालेगा। यानी कि जैसे ही किसी भी क्वेश्चन पर, यानी कि बिल की बात कर लेते हैं, चलो तो बिल पास करने के लिए वोटिंग हो रही है, तो स्पीकर और चेयरमैन जो है वो अपना वोट नहीं डालेंगे। ये अपना वोट जो है वो कब देंगे? जब कास्टिंग हो जाता है, यानी कि जब टाई हो जाता है तभी देंगे। बट हाँ, अभी हमने डिस्कस किया स्पीकर के रिमूवल के लिए, इनके जब रिमूवल जो है वो उसकी बात आती है, इनको हटाने की बात आती है, तो उस दौरान फर्स्ट इंस्टेंस में ये बस वोट डाल सकते हैं, टाई वोट जो है वो इनका नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें आप तरीके से ध्यान में रखना, राइट। नॉर्मल अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है हाउस के अंदर तो स्पीकर और चेयरमैन जो है वो अपना वोट खुद से नहीं डाल सकते फर्स्ट इंस्टेंस में, बट टाई होगा तो फिर वो उनका वोट जो है वो माना जाएगा। बट इनके रिमूवल की बात आ रही है
तो रिमूवल में फर्स्ट इंस्टेंस में डाल देंगे, बट टाई वाले केस में जो है वो कोई रोल जो है वो इनका नहीं रहेगा, राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये टाई, अब देखो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जो स्पीकर कन्वेंशन एक चलता है, ये क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, आ ही चुका होगा कि सर अगर उसके रिमूवल की बात हो रही है और टाई हो गया तो उस दौरान फिर क्या होगा, फिर क्या उसको रिमूव किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। देखो यार, क्लियर कट बात बोलूं, स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, और एक कन्वेंशन चल रहा है, कहीं लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी से जो है वो लिया जाता है। तो ऐसा इन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि दोनों ने मिलकर, यानी कि रूलिंग अपोजिशन पार्टी ने मिलकर एक सहमति निकाली कि चलो अपन इस तरीके से जो है वो रूल्स बनाते हैं। ऐसा कहीं कोई किसी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। तो इसमें होता क्या है कि अगर अब हाउस के अंदर मेजॉरिटी किसकी है, हाउस के अंदर बताइए मेजॉरिटी किसकी है, रूलिंग पार्टी की, सरकार जिसकी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब जिसकी मेजॉरिटी है तो रिमूवल की जब बात आएगी तो मेजॉरिटी के थ्रू उसको रिमूव कर दिया जाएगा ना, टाई का तो केस ही नहीं बनेगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस जो है वो नहीं आते हैं, राइट। बट इसलिए मैं आपके जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इसलिए पहले उसको मैंने क्लियर कर दिया कि ऐसे इश्यूज जो है वो नहीं आते हैं हाउस के अंदर, राइट। और अगर आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर इंटरवीन करेगी, राइट। तो जब भी ऐसा कोई किसी केस में फंस जाओ ना, डिस्प्यूटेड केस हो, उसमें कोर्ट को ले आना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है इस पर, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, और ऐसा कोई मामला जो है फंस जाएगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि भाई आगे क्या करना है, राइट। क्लियर हुई वाली बातें, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहां पर अटकोगे, कहां पर आपका डाउट आएगा। आई नो एवरीथिंग, इतने सालों से मैं चीजें कवर अप करा रहा हूं, तो आई नो कि कहां पर बच्चों का डाउट पॉपअप होता है। सो आर्टिकल 100 के अंदर हमने क्लियरली जो है पहला पॉइंट जो है वो देख लिया कि चेयरमैन या स्पीकर जो होते हैं वो पहले स्टेटमेंट, पहले इंस्टेंस पर, यानी कि वोटिंग जो हो रही है तो पहली बार में वोटिंग नहीं डालेंगे, सिर्फ टाई जब होगा तब उस दौरान वोट डालेंगे, ठीक है। एंड सेकंड, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैव द पावर टू एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैकेंसी इन द मेंबरशिप। तो किसी भी हाउस जो है पार्लियामेंट की, उसके पास पावर है ऑपरेट करने की, एक्ट करने की, यानी कि वो हाउस मतलब पार्लियामेंट जो है वो कार्य कर सकती है अगर मेंबर की वैकेंसी है तो भी, यानी कि उस सीट पर जो है वो कोई नहीं है तो भी पार्लियामेंट जो है वो कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एमपी नहीं आया तो पार्लियामेंट बंद हो जाएगी, नहीं, पार्लियामेंट अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगी। बट हाँ, एक कोरम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, राइट। एक कोरम जिसको जो है वो फॉलो करना रहता है, ये 10% का होता है। मतलब कि हाउस के अंदर जब 10% मेंबर जो है वो आएंगे, 10% लोग जब रहेंगे हाउस के अंदर, तभी हाउस की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होगी, वरना नहीं होगी। तो ये वाला फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। देखो लिखा भी है नेक्स्ट में कि 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस, दैट इज कोरम, इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि कोई सीट अगर वेकेंट है, अपन ने पॉइंट नंबर 2 देखा कि अगर कोई सीट खाली है, राइट, वेकेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट काम करना बंद कर देगी, नहीं, पार्लियामेंट अपने काम करेगी। बट हाँ, एक कंडीशन ये होती है कि 10% या 1/10 मेंबर जो होने चाहिए हाउस के, वो प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में, यानी कि वो वहां पर होने चाहिए हाउस के अंदर, यानी कि पूरे हाउस की मेंबरशिप का 10% लोग वहां पर होने चाहिए, तभी हाउस की प्रोसीडिंग होगी, वरना नहीं होगी। चेयरमैन या स्पीकर या कोई भी व्यक्ति जो है वो इस पोजीशन पर है, कैन ईदर एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज अ कोरम। तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, यानी कि स्पीकर या चेयरमैन या डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन, तो ये जो हम लोग को प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, इनने अगर देखा कि हाउस के अंदर 1/10 लोग शामिल नहीं है, यानी कि टोटल हाउस की मेंबरशिप के 10% लोग शामिल नहीं है, तो ये हाउस को एडजर्न कर सकते हैं या फिर उसकी मीटिंग को सस्पेंड कर सकते हैं। क्लियर, पूरी बात समझ में आई, राइट। अब डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपी। अब एमपी को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनको कैसे हटाया जाता है। तो आर्टिकल 101 इसके बारे में बात करता है। एक तो सीट खाली है, वेकेशन ऑफ सीट, राइट। नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट. A seat becomes vacant if he is disqualified under Article 102. The member resign by writing under his hand address to the chairman or speaker, and the member is absent for 60 days without permission of the house. अब हम इसको उल्टे ऑर्डर में समझेंगे
एक एमपी को कब निकाला जाएगा? अगर वो 60 दिन तक 60 डेज तक एब्सेंट है, बिना किसी को बताए, बिना किसी मतलब वो किसी होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर या चेयरमैन, बिना उसको बताए अगर कोई एमपी जो है वो 60 दिन तक एब्सेंट है तो उसकी पोस्ट हट जाएगी, राइट। सेकेंडली एक एमपी जो है वो रिजाइन कर दे, किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा? एक एमपी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन या आप बोल सकते हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो है वो देगा, जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको रिजाइन कर देगा। एक तो 60 दिन एब्सेंट बिना हाउस की परमिशन से, दूसरा रेजिग्नेशन, तीसरा आर्टिकल 102 के तहत उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो तो इन कंडीशन में जो है वो खाली हो जाएंगी सीटें एमपी की, यानी कि एमपी जो है वो एमपी की सीट खाली रहेगी इन 3 चीजों पर। अब इसमें आर्टिकल 102 का जिक्र हुआ है तो हम लोग आर्टिकल 102 के बारे में बात कर लेते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई? अब आर्टिकल 102 समझो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड। एक मेंबर जो है वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, किसी भी गवर्नमेंट की पोजीशन पर अगर वो है अलग से एमपी होने के बावजूद तो उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब कि वो माइंडसेट उसका सही नहीं है, जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये व्यक्ति एमपी बनने के लायक नहीं है, राइट, और इंसॉल्वेंट, ये दिवालिया अगर उसका हो गया है, राइट, यानी कि उसने घोटाला वगैरह किया उसका दिवालिया हो गया, या फिर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, या फिर उसने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, राइट, या फिर फॉरेन स्टेट्स के साथ जो है वो उसने अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ एलिजियंस और अधीरेंस टू अ फॉरेन स्टेट, यानी कि फॉरेन स्टेट फॉरेन कंट्री के साथ वो कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया है, लॉयल्टी उनके लिए ज्यादा दिखा रहा है, तो उसको जो है वो हटा दिया जाएगा। सो दीज आर द कंडीशन मेंशन्ड इन आर्टिकल 102। तो आर्टिकल 102 में जो कंडीशन है कि इस कंडीशन के तहत एक एमपी को निकाल दिया जाएगा, तो वो कोई भी कंडीशन कोई एमपी अगर कर ले, मतलब उसकी नजर आती है, तो उसको जो है वो हटा दिया जाएगा, उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से एमपी को जो है वो निकाला जाता है। क्लियर हुई बातें? अब आर्टिकल 103 क्या कहता है कि आर्टिकल 102 में जो चीजें लिखी हुई हैं, अब क्या होगा कि आर्टिकल 102 के तहत जैसे हमने देखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम से जो है वो पता लग रहा है कि कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर एमपी को डिक्लेयर कर दिया कि यार ये अनसाउंड माइंड का है। अब क्या होगा, ये वाली चीज जो है, यानी कि ये लेटर जो है पार्लियामेंट से होकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा और ऑनरेबल प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा कि हाँ इस एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ही जो है, जो रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, तो उनको शपथ दिलवाते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो ही बिल को पास कराते हैं। तो फाइनल अथॉरिटी, यानी कि बिल को पास इन द सेंस कि बिल को कानून में कन्वर्ट कराते हैं अपना एसेंट देकर। तो फाइनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट है और इनका डिसीजन फाइनल होगा। प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये भी कहा गया आर्टिकल 103 में कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन के साथ बैठे और फिर वो डिसीजन निकालें कि क्या करना है, इस एमपी को हटाना है, डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी के हमने आर्टिकल 101, 102, 103 कवर किया। अब 104 भी देख लेते हैं। 104 में क्या लिखा है? पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो कोई एक एमपी है, राइट, उसने शपथ नहीं ली है, राइट, और या फिर वो क्वालिफाइड नहीं है या डिस्क्वालीफाई हो गया है, बट फिर भी वो मतलब हाउस की मीटिंग में जो है वो बैठा है, पार्लियामेंट के जो सेशन चल रहे हैं उसमें बैठ जा रहा है आके, बावजूद उसके कि वो एमपी डिस्क्वालीफाई हो गया है या उसने शपथ नहीं ली अभी तक, तो उसके ऊपर पेनाल्टी जो है वो लगाई जाएगी। तो ये आर्टिकल 104 जो है वो कहता है। बात समझ में आई सभी को अच्छे से? अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। अब देखो, एमपीज जो होते हैं उनको कुछ इम्यूनिटीज जो है वो दी जाती है, कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। ये टॉपिक बार बार करंट अफेयर्स में चलता है। आर्टिकल 105 आपको ध्यान में रखना है। इम्यूनिटी प्रिविलेजेस जो है वो क्यों दिए जाते हैं? इम्यूनिटीज प्रिविलेजेस जो है वो क्यों दिए जाते हैं, क्या रीजन है? तो ये कहा जाता है कि एक एमपी जो है वो बिना किसी डर के जो है वो अपना कार्य करे। और प्रिविलेजेस कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक देता हूं कि एक एमपी जो है उसने जो भी अपना भाषण दिया हो,
तो उसको जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि कोर्ट में उसके भाषण, जो भी उसकी स्पीच वगैरह जो होती है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। जो भी वो कमिटमेंट करता है अपनी रैलीज वगैरह के दौरान और वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है अपने, तो उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, राइट। और इवन ये भी कहा जाता है कि अगर एक एमपी के जो प्रिविलेजेस हैं उसका अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो कार्रवाई कोर्ट नहीं करेगी, कार्रवाई करेगी पार्लियामेंट। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आइए आर्टिकल 105 को हम लोग कवर करते हैं। तो देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो जैसा चाहे एमपी वैसा बोल सकते हैं। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट in respect of anything said in the parliament or any committee for any vote given by him in parliament or any committee and liable for publication of parliament of any report, paper, votes or proceeding। मतलब एक एमपी, सिंपल शब्दों में एक एमपी पार्लियामेंट में कुछ भी कह रहा है, एक एमपी जो है पार्लियामेंट की कमिटी में कुछ भी जो है वो कह रहा है, एक पर्टिकुलर एमपी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वोट डाल दिया उसने किसी चीज पर या नहीं डाला, राइट, या फिर किसी एमपी ने जो है वो पार्लियामेंट की किसी रिपोर्ट को पब्लिश किया, पेपर को या वोट्स या प्रोसीडिंग को पब्लिश किया, तो इन सब चीजों के लिए किसी एमपी को जो है वो कोर्ट में नहीं भेजा जाएगा। एमपी जो है वो कोर्ट के सामने जो है वो नहीं जाएगा, कोर्ट जो है वो उसको लायबल नहीं बनाएगी, कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 105 के थ्रू एमपी को दी गई है। बात समझ में आई गाइस? अब ये जो टॉपिक है उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना नहीं तो कंफ्यूज होगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कि कानून बनाने की प्रोसेस। तो आर्टिकल 107 में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं ये बिल के इंट्रोडक्शन और बिल के पास से रिलेटेड, यानी कि बिल हाउस में जो इंट्रोड्यूस होता है प्लस हाउस में जो पास होता है उससे रिलेटेड ये पूरे प्रोविजंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। आर्टिकल 107 जो है उसमें सबसे पहली चीज लिखी हुई है कि कोई भी बिल जो है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ओरिजिनेट हो सकता है सिवाय आर्टिकल 109 और 117 को छोड़कर। इसके बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं, जैसे कि मनी बिल। तो जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राइट। तो अगर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि सभी बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट होगा गलत। सभी बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते, जैसे कि मनी बिल राज्यसभा के अंदर नहीं आ सकता है, राइट। तो ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बिल जो है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है सिवाय आर्टिकल 109 और 117 में जो प्रोविजंस हैं उसको छोड़कर। इसके अलावा अब चीजें बहुत ध्यान से सुनना। अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट shall not lapse by the reason of prorogation of the house। सबसे पहली चीज तो प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है कि हमारे यहां पर कितने सेशंस होते हैं, बताओ पार्लियामेंट के कितने सेशंस होते हैं, बताइए। अगर जो भी स्टूडेंट 3 सेशन बोल रहे हैं तो वो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी जो है वो पार्लियामेंट के 3 सेशन का जिक्र नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात लिखी हुई है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ्स का पीरियड होना चाहिए, मतलब 6 मंथ्स के बियॉन्ड जो है वो नहीं जाना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर 2 सेशन, मतलब 6 महीने का गैप में 2 सेशंस होना जरूरी है, यानी कि एक सेशन के बाद एक दूसरा सेशन 6 महीने के अंदर अंदर होना जरूरी है। मतलब मैक्सिमम 1 साल में जो है वो 2 सेशन तो होंगे ही होंगे, राइट, मतलब ये जरूरी है। और हमारे यहां 3 सेशंस जनरली हम लोग कंडक्ट करते हैं 1 साल में। एक होता है बजट, दूसरा मॉनसून और तीसरा विंटर, राइट। तो ये चीज आपको पता है। अब प्रोरोगेशन का मतलब सेशन खत्म होना। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर सेशन खत्म होगा तो ये रीजन नहीं माना जाएगा एक बिल के लैप्स होने का, मतलब बिल जो है वो रद्द हो गया है, इसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिल, जैसे मैं मान लेता हूं एक बिल जो है वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया, राइट। अब पास होके कहा जाएगा राज्यसभा के पास जाएगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि सेशन जो है वो खत्म हो गया, राइट।
तो जब नया सेशन आएगा तो राज्यसभा जो है वो उस बिल को देखेगी, वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये फैक्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरे पे आते हैं। अब बिल पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब कि पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर बिल पेंडिंग है राज्यसभा के अंदर, which has not been passed by the house of people shall not lapse on the dissolution of house of people। मतलब एक बिल रखा हुआ है राज्यसभा के अंदर, वो लोकसभा के पास नहीं गया है, ना उसको लोकसभा ने पास किया है, और मैं मान लेता हूं कि लोकसभा हो गई डिसॉल्व, कि राज्यसभा तो डिसॉल्व नहीं होती, परमानेंट बॉडी, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो उस केस में ये बिल एक्टिवेटेड रहेगा, क्योंकि ये बिल राज्यसभा के पास अभी भी है, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। अगर राज्यसभा के पास एक कोई बिल पेंडिंग है और उसको लोकसभा ने पास नहीं किया है, तो वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज याद रख लीजिएगा। और याद करने की बात नहीं है बिल्कुल, इसमें आप जो है वो ढूंढिए कि क्यों ऐसा है। अब आप सोचो ना भाई, लोकसभा अगर लैप्स हो गई, लोकसभा तक बिल ही नहीं आया, तो बिल जो है वो लैप्स क्यों होगा। जब नई लोकसभा आएगी तब उस लोकसभा के पास बिल भेज दिया जाएगा, सिंपल एज दैट, राइट। तो ये चीज है। अब देखो, एक बिल लैप्स होगा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। अब बिल कब लैप्स होंगे, जब अभी हमने देखा कि राज्यसभा के पास एक बिल आया है, रखा हुआ है, और वो बिल लोकसभा ने पास नहीं हुआ और लोकसभा डिसॉल्व होगी, तो बिल एक्टिवेटेड है, बिल जिंदा है। बट अब जो हम बात करेंगे कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस केस में बिल अगर हाउस ऑफ पीपल के पास पेंडिंग है तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना यार। अब आप सोचो, राज्यसभा ने एक पर्टिकुलर बिल को पास कर दिया, लोकसभा के पास आ गया वो बिल, और उस दौरान लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, तो जो नई लोकसभा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोसीजर फिर से जो है वो शुरू होगी, राइट। क्योंकि हम लोग को देखने को मिला ना कि ये बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि वो पुरानी लोकसभा के लिए का मैटर था। तो पुरानी लोकसभा का मैटर था और पुरानी लोकसभा का डिसॉल्व हो गई और वो बिल पुरानी लोकसभा के पास रखा है, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा, सिंपल एज दैट। एक बिल जो है वो कब हम लोग को एक बिल जो है वो पेंडिंग है हाउस ऑफ पीपल के अंदर, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। दूसरा, एक बिल ऑलरेडी पास हो गया है हाउस ऑफ पीपल के द्वारा, बट राज्यसभा के पास यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट के पास गया। आप देखो एक कंडीशन देखो, लोकसभा ने बिल इंट्रोड्यूस किया, इसको पास कर दिया, अब ये बिल चला गया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा विचार कर रही है इस बिल पर, और उसी दौरान लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गई, राइट। अभी तक राज्यसभा ने पास नहीं किया, ये विचार कर रही है, और उसी बीच ये डिसॉल्व हो गई। तो दैट मीन्स कि नई लोकसभा आएगी तो वो तो ये बोलेगी ना भाई कि हमें तो पता ही नहीं कि आप कौन सा कानून बना रहे हो, क्योंकि जनरली पब्लिक जो है वो किनको चुनती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को कानून बनाने के लिए। अब देखो, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई तो दैट मीन्स कोई भी नया कानून बनेगा तो क्या जो नई सरकार है या नई लोकसभा जो बनी है तो उसके अकॉर्डिंग बन रहा है क्या, पब्लिक के अकॉर्डिंग बन रहा है क्या, नहीं, पुरानी लोकसभा के अकॉर्डिंग बन रहा है जो कि हट चुकी है। तो इसलिए ये बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा। फिर से ये वाला पॉइंट समझाता हूं, क्योंकि इस पॉइंट पे कंफ्यूजन आया होगा आपको। देखो फिर से सुनो ध्यान से। एक बिल जिसको लोकसभा ने पास कर दिया है, ठीक है, एक बिल जिसको ऑलरेडी लोकसभा ने पास कर दिया है और ये राज्यसभा के पास चला गया है, और उस बीच लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो वो बिल जो है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा, उसका रीजन देखो ना। क्योंकि अब मैं मान लेता हूं कि नई लोकसभा आई, मतलब नई सरकार हम लोग को देखने को रहेगी, न्यू गवर्नमेंट। तो नई सरकार आएगी और उस दौरान अगर राज्यसभा इस बिल को जो है वो पास कर देती है, प्रेसिडेंट जो है वो इस बिल पर एसेंट दे देते हैं, कानून बन जाता है, तो क्या ये नई सरकार का कानून है? नहीं, ये तो पुरानी सरकार का कानून था, पुरानी लोकसभा का कानून था। दैट्स व्हाई, इसलिए जो भी लोकसभा के अंदर बिल पास होता है राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के पास पेंडिंग रखा हुआ है, और उस दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल भी खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। बात समझ में आई? आर्टिकल 107 के बारे में पूरी चीजें अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 108, देखो कोई चीज अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो थोड़ा सा एक बार थोड़ा पेशेंस रखना, जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा रिवर्स करना और फिर से आराम आराम से समझने की कोशिश करना, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं पूरी चीज जो आपको समझा रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझा रहा हूं। अगर मेरे समझाए गई चीजों से अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स आई कैन गारंटी कि आपको और कहीं क्लियर नहीं होगा, या फिर आप हड़बड़ी कर रहे हो या दिमाग कहीं और है आपका उलझे हुए। पहले अपने दिमाग को शांत रखो और शांत रख के जो चीज बोल रहा हूं, जो चीज पढ़ा रहा हूं, सिर्फ उस चीज पर फोकस करो, राइट। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको पूरी चीजें यहां पर कवर करा रहा हूं कोई और आपको कवर नहीं कराएगा। बिल्कुल बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं।
और ये मन लगा के कवर कर लिया आपने ये पूरी चीजें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में आपका सिलेक्शन होके रहेगा। बस चीजों को तरीके से फॉलो करो जैसा बता रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, आर्टिकल 108, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस, क्या बोल रहा है कि कुछ केसेस में दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग होती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा एक ही साथ आ जाती हैं और जो है वो बिल पास होता है। अब किस दौरान? प्रेसिडेंट में समन फॉर अ जॉइंट सिटिंग। पहली चीज तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट बुलवाते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आओ लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ आओ, हमें बात करनी है। बिल जो है वो पास किया जाता है एक हाउस के द्वारा बस, बट दूसरा हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर देता है। तो उस दौरान हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग बैठा लेते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं मान लेता हूं कि लोकसभा ने एक बिल पास किया, राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि सरकार जो है वो किसकी है? तो रूलिंग पार्टी कहां पर है? लोकसभा के अंदर, है ना? सरकार यहां पे बनी हुई है, राइट? तो सरकार जब यहां पर, क्योंकि ये तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जो स्टेट जो है, राज्य जो है, उनके रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ पीपल तो इसलिए बोलते हैं ना हम लोग हाउस ऑफ पीपल। क्यों बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल? पब्लिक के ये रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। तो अब उस समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि चलो भैया राज्यसभा को बोलो एक साथ आकर बैठे, और फिर हम लोग जो है वो बिल कानून जो है वो बनाएंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है? अब आप स्ट्रेंथ देखो, नॉर्मल सी बात है, मैंने भी आपको स्ट्रेंथ ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, आपको पता है कि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है, लोकसभा के मेंबर जो है वो ज्यादा है। तो राज्यसभा और लोकसभा की जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरी चीजें किसके पक्ष में आएंगी? लोकसभा के ही पक्ष में आएंगी। तो जब जानबूझकर किसी बिल को जो है वो बिल्कुल पास कराना ही है, तो उस दौरान अगर कोई हाउस यानी कि दूसरा हाउस, यानी कि यहां पर स्पेशली राज्यसभा की बात होती है, तो राज्यसभा अगर रिजेक्ट कर देता है तो प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलवाकर जो है उस बिल को पास करवाते हैं। अब बिल इज पास्ड बाय वन हाउस बट अदर हाउस हैज डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल। एक हाउस, सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है कि एक हाउस ने, जैसे लोकसभा ने बिल राज्यसभा के पास जो है वो भेज दिया और राज्यसभा एग्री नहीं हो रही, डिसएग्री हो गई कि भाई नहीं, हमें जो है वो दिक्कत है इस बिल में, डिसएग्री है हम कि ये बिल के अंदर जो है वो कुछ संशोधन जो है वो होने चाहिए, या फिर आपने जो इस बिल में संशोधन किए इसको चेंज करो। तो उस दौरान भी नहीं करना लोकसभा को चेंज, प्रेसिडेंट को बोलकर ये बुलवा देते हैं ज्वाइंट सिटिंग और पास करवाया जाता है फिर बिल को। अब बिल इज पास्ड बाय वन हाउस बट नॉट पास इन द अदर हाउस फॉर मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ बिल। लोकसभा ने बिल राज्यसभा के पास भेज दिया बट 6 महीना हो गया भाई, 6 महीने से ज्यादा हो रहा है, ये बिल जो है वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो प्रेसिडेंट बोलेंगे चलो भैया आ जाओ, ये बिल को हमें पास कराना है, राइट? तो इस दौरान ज्वाइंट सेटिंग होती है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि ज्वाइंट सेटिंग कब होती है। नथिंग इन दिस क्लॉज शेल अप्लाई टू मनी बिल। मनी बिल में ज्वाइंट सेटिंग का क्लॉज ही नहीं है। पहली बात तो वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ज्वाइंट मनी बिल जो है उसको राज्यसभा किसी भी कीमत पर रिजेक्ट नहीं कर सकती, राइट? और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मनी बिल लोकसभा में पास नहीं होता है ना तो सरकार गिर जाती है। सरकार गिर जाती है जब मनी बिल लोकसभा में पास नहीं होता है। तो याद रखना, मनी बिल का लोकसभा में पास होना मैंडेटरी माना जाता है। अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोलते हैं कि एक उनको ज्वाइंट सिटिंग बैठानी है एंड नीदर हाउस शेल प्रोसीड फर्दर विद द बिल, यानी कि कोई एक बिल आया, बिल लोकसभा के अंदर है या राज्यसभा, किसी कहीं पर भी है, बट उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोलते हैं आओ भाई बैठो, बात करो, बताओ कि क्यों बिल पास नहीं कर रहे हो। ये सब कंडीशंस है जिस कंडीशन पर के आधार पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ज्वाइंट सिटिंग बैठाई जाती है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब आगे की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 109, अब आएगा आपका मनी बिल। कुछ स्पेशल प्रोसीजर होते हैं मनी बिल से रिलेटेड, मैंने आपको बोला था ना, आर्टिकल 109 और आर्टिकल 117। तो आर्टिकल 109 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। स्पेशल प्रोसीजर है मनी बिल से रिलेटेड। अ मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। मैंने आपको बोला ना कि राज्यसभा के अंदर मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा। बात समझ में आई? मनी बिल passed by the House of People is sent to the Council of States for its recommendations, and Council of State shall return the bill to the House of People with its recommendations within a period of 14 days from the date of its reception of the bill. लोकसभा ने मनी बिल दिया राज्यसभा को, 14 दिन के अंदर
मैक्सिमम 14 दिन में राज्यसभा को उस बिल पर रिकमेंडेशन देना है। अगर उसको कुछ है तो रिकमेंडेशन, मतलब होता है ना कि ये बिल वापस लोकसभा को दे देती है, 14 दिन के अंदर उसको रिकमेंडेशन देना है, राइट। ये चीज मैंडेटरी होती है कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर रिकमेंडेशन के साथ रिटर्न करे, फिर लोकसभा उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, ये लोकसभा की मर्जी है। और फिर उस रिकमेंडेशन, जैसे मैं मान लेता हूं कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दिया, लोकसभा ने उसको ठप्पा लगाया और उसको आगे बढ़ा दिया वापस राज्यसभा के पास, फिर राज्यसभा उसको डायरेक्ट पास करेगी। राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं उस बिल को रोकने की, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास वो बिल चला जाएगा और उस पर एसेंट प्रेसिडेंट देंगे। अब एसेंट क्यों देंगे प्रेसिडेंट? क्यों प्रेसिडेंट मनी बिल को भी रोक नहीं सकते? क्योंकि मनी बिल जब आता है ना, तो पहले ऑनरेबल प्रेसिडेंट से जो है वो परमिशन ले ली जाती है, प्रायर अप्रूवल से मनी बिल जो है वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। यहां तक बात समझ में आई? हमने क्या पढ़ा? मनी बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। मनी बिल जब भी लोकसभा से पास होता है तो राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा को उस बिल को जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर रिटर्न करना होता है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है उस बिल में तो दिख रही है तो। और लोकसभा या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है राज्यसभा के रिकमेंडेशन को। और अगर मनी बिल जो है वो रिटर्न नहीं किया गया हाउस ऑफ पीपल को 14 दिन के अंदर, तो माना जाता है कि वो बिल पास हो गया है। ये भी है कि 14 दिन में अगर राज्यसभा ने वो बिल रिटर्न नहीं किया तो ये मान लेंगे कि अब वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के टेबल पर पहुंच जाएगा और उस पर ठप्पा लगाकर प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे देंगे। बात समझ में आई? अब गाइस जो चीज बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। आर्टिकल 110 जिसमें मनी बिल की जो है वो बात हो रही है, इसको डिफाइन किया जा रहा है कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल होगा। देखो सिंपल सी चीज, पैसों से रिलेटेड जो भी बातचीत हो रही है, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, जिसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ऐसे बिल को हम लोग मनी बिल बोलते हैं। एक बिल मनी बिल कब माना जाएगा? जब किसी भी टैक्स को हटाने, राइट, चेंज करने, राइट, लगाने की बात की जा रही है। तो आप टैक्स को दिमाग में रखो, जब भी कभी टैक्स को लागू करने की, हटाने की, चेंज करने की कुछ भी ऐसी बात हो रही हो, कोई भी ऐसा कानून बनाने की बात की जा रही है जो कि टैक्स से रिलेटेड है, तो वो जो बिल जो इंट्रोड्यूस होगा वो मनी बिल होगा। बात समझ में आई? सिंपल सी चीज। हम अगर किसी से कोई चीज उधार ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को गारंटी दे रही है, राइट, या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है किसी के भी साथ, तो ऐसे बिल जो होंगे वो मनी बिल की कैटेगरी में आएंगे। नहीं, लेन देन, लेन देन, पैसों का लेन देन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जब बात आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये तीन चीज है क्या। तो हमारे पास टोटल 3 फंड्स हैं। फंड समझते हो? तिजोरी मान के चलो। एक है कंसोलिडेटेड, एक है कंटिजेंसी और एक है पब्लिक अकाउंट। क्या है? पब्लिक अकाउंट। 1 2 3। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कंटिजेंसी। कंटिजेंसी कुछ इमरजेंसी जैसा प्रतीत हो रहा है? कंटिजेंसी कुछ इमरजेंसी जैसा लग रहा है कि साउंड कर रहा है इमरजेंसी? हाँ बिल्कुल, ये वही है। जब भी कोई डिजास्टर वगैरह आता है, कोई भी आपदा वगैरह आती है, कोई सिचुएशन ऐसी खराब होती है, तो इस पर्टिकुलर फंड से पैसा जो है वो निकाला जाता है, राइट। तो ये चीज आप याद रखना। कंटिजेंसी फंड जो है इमरजेंसी फंड है, राइट, कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो इससे हम पैसा निकालेंगे। कंसोलिडेटेड फंड की बात करें, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी सैलरी वगैरह जो आएगी वो इस फंड से जो है वो निकलेगी, राइट। कंसोलिडेटेड फंड, सरकार जो भी खर्चा वगैरह करती है इस फंड से जो है वो पैसे निकालकर खर्चा करती है। बजट जो बनता है उसका पैसा जो निकलता है वो इस फंड से जो है वो निकलता है। अब एक जो होता है पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट नाम समझ में आ रहा है ये किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा। अच्छा, पब्लिक का पैसा मतलब कोई बोलेगा सर टैक्स? नहीं, टैक्स यहां जाएगा क्योंकि वो रेवेन्यू है। ये पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक का पैसा। टैक्स क्या आप वापस निकाल सकते हो? आप टैक्स देते हो, उसके बाद क्या टैक्स आपको वापस मिलता है? आपको सर्विस मिलती है सरकार की, बट आपको टैक्स वापस नहीं मिलता। बट अगर मैं बात करूं प्रोविडेंट फंड की, पीएफ के बारे में सुना है आपने? प्रोविडेंट फंड, जब आप जॉब पर रहते हो या फिर अभी अब अगर आप जॉब पे होगे तो आपका जो है वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट होगा, है ना। प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है आपका, पता होगा आपको।
राइट, आपकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज जो है वो कटता है, राइट, कट के कहां पर जाता है, ये पब्लिक अकाउंट में जाता है, पब्लिक अकाउंट में जाता है। पेंशन सुना ना, पेंशन, पेंशन कहाँ जाता है, ये पब्लिक अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी है सरकार के लिए, सरकार को वापस करना है, तो इस फंड को छेड़ा नहीं जाता। तो ऐसे 3 फंड है, तो बात की जा रही है ऐसे 3 फंडों से रिलेटेड कोई भी अगर कानून जो है वो बन रहा है, बिल जो है वो बन रहा है, या यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट से रिलेटेड, उनकी ऑडिटिंग से रिलेटेड कोई भी अगर कानून बनाने के लिए कोई बिल प्रस्तुत किया जा रहा है, या इन सब चीजों में कोई भी चेंजेस जो किए जाएंगे उसके लिए कोई बिल आएगा, वो बिल होगा मनी बिल। पॉइंट क्लियर हुआ, ये बिल होगा मनी बिल। अब बात ध्यान से सुनो, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय द रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स। अब कुछ बिल को मनी बिल नहीं माना जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिल जो है वो फाइन इंपोज कर रहा है या छोटी मोटी पेनाल्टी लगा रहा है, फाइन या छोटी मोटी पेनाल्टी, ये भी तो पैसे से रिलेटेड है, तो ये मनी बिल नहीं माना जाएगा। डिमांड या फिर पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फी फॉर सर्विस, जैसे होता है ना कि सरकारी कुछ सर्विस के लिए हम लोग को फीस भरनी पड़ती है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वो मनी बिल नहीं माना जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी चीज है। फॉर टैक्स प्रोविजन बाय एनी लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी ने कोई टैक्स लगा दिया, राइट, लोकल अथॉरिटी ने कोई टैक्स लगा दिया, तो उसको वो चेंज कर रहे हैं, तो वो मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आएगा। एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज मनी और नॉट, द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज फाइनल। तो याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा वो कौन डिसाइड करेगा, हाउस का स्पीकर, यानी कि लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेंगे, और इनका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, इनके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जाएगा। जैसा ये बोल रहे हैं, इनने बोला कि ये बिल मनी बिल है, तो ओके, ये मनी बिल माना जाएगा, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 110 पूरी तरह से समझ में आया। अब आर्टिकल 111, एसेंट टू बिल, मतलब अब ये कानून बनने, अब फाइनल स्टेज की बात हो रही है। कोई भी बिल जब पास हो जाता है लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा, राइट, तब वो बिल ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है एसेंट के लिए, मतलब कि अब प्रेसिडेंट उस पर सील साइन करेंगे और वो फाइनली लॉ यानी कि कानून बन जाएगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो पहली बार में ही बिल को देखेंगे और बोलेंगे चलो एसेंट दे देते हैं। ये उनके पास पहला, मतलब पहली एक वो चीज है उनके पास पावर कि चलो ठीक है, उन्होंने बिल को कानून बना दिया बिना किसी रोक टोक के। दूसरे में वो रिटर्न कर सकते हैं बिल को, बट मनी बिल को ये रिटर्न नहीं कर सकते, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं करेंगे। उसकी वजह भी यह है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट से पूछकर ही ये बिल, अप्रूवल लेकर ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एक तो पहली चीज, ऑनरेबल प्रेसिडेंट बिल को जो है वो पास कर देंगे, या फिर ऑनरेबल प्रेसिडेंट रिटर्न कर देंगे उस पर्टिकुलर बिल को कि यार एक बार फिर से विचार कर लो, मुझे लगता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोलेंगे कि यार मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ कमियां हैं, एक काम करो एक बार और फिर से विचार कर लो इस बिल पे। और बिल जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो रिटर्न करते हैं, और अब जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा ने एक बिल पास किया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने दिया प्रेसिडेंट को कि लाओ इस पर वो दे दो, एसेंट दे दो। प्रेसिडेंट जी ने बोला कि नहीं, एक बार और विचार कर लो इस बिल पर। फिर क्या होगा, फिर जब ये इनने विचार किया और इनने एज इट इज बिना कुछ उसमें चेंज किए वापस भेज दिया राज्यसभा के पास, और राज्यसभा ने वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस बिल को अपने पास नहीं रख सकते हैं, उस बिल को दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल बी बाउंडेड टू गिव एसेंट टू दैट पर्टिकुलर बिल। ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस बिल को पास करेंगे, कानून जो है वो बनाएंगे। समझ में आई ये वाली बात? तो ये चीज है। तो आर्टिकल 111 एसेंट से रिलेटेड था। तो ये था पूरा टॉपिक। अब हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में क्या प्रोसीजर है, मनी बिल हमने समझ लिया, अब फाइनेंशियल मैटर्स के प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। अब आप बोलोगे कि फाइनेंशियल और मनी बिल एक जैसा लग रहा है, नहीं। मनी बिल के बारे में प्रॉपरली डिफाइंड है, उसमें क्लियरली लिखा है जब भी बात किसी टैक्स से रिलेटेड आ रही है, उसको चेंज करने से, हटाने से, या कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड ऐसी कोई चर्चाएं हो रही हैं, तो वो मनी बिल होगा। बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, ये बजट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बजट जो शब्द जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये कहीं नहीं लिखा। जो ऑफिशियल वर्ड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है।
हर फाइनेंशियल ईयर में ऑनरेबल प्रेसिडेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, यानी कि बजट जो है वो सामने ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रस्तुत करते हैं। याद रखना, हर साल बजट आता है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट दोनों हाउस के सामने ये बजट रखते हैं। द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चे में हम लोग को चीजें देखने को मिलती हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना पैसा निकाला जाएगा, राइट, कितना पैसा निकाला जाएगा, कितना निकाला जा सकता है आगे चल के। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट की सैलरी, अलाउंसेस, सैलरी चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन की, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की, जो भी कर्जा है सरकार के ऊपर, जो भी सैलरी अलाउंसेस पेंशन, जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के उनकी सैलरी अलाउंसेस पेंशन, कैग की, राइट, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी पेंशन, मतलब ये पूरी चीजें जो है वो बजट के खर्चों में जो है वो आ जाती हैं। अच्छा, तो ये है बजट, राइट, दिस इज बजट, दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कंसोलिडेटेड फंड भी है, राइट, बात उसकी हो रही है, उससे पैसा निकालने की बात हो रही है, बट ये इसमें पूरी चीजें, पूरे साल में जो है वो सरकार क्या क्या खर्चे करेगी, तो वो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। बजट में यही होता है ना कि सरकार जो है वो पूरे साल में क्या क्या खर्चे करेंगी, सरकार के रेवेन्यू के क्या प्लान है, यानी कि सरकार की कमाई के क्या प्लान है, सरकार के एक्सपेंडिचर, राइट, खर्चे के क्या प्लान है, पूरी चीजें इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रस्तुत रहती हैं। पता है ना आपको बजट के बारे में, तो ये वही चीज है, राइट। तो दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल। अब आर्टिकल 113, इसमें प्रोसीजर लिखे हैं पार्लियामेंट के विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, shall be discussed by the parliament. Other expenditure charged from the consolidated fund of India are submitted in the form of demands for grants to the House of People. House of People have power to assent, refuse, to assent or to any demand, to assent to any demand subject to reduction of the amount specified therein, and no demand for a grant shall be made except the recommendation of the president. क्या बोल रहा है ये 113? देखो 112 के साथ ही जुड़ा है 113। अब जब बजट आता है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कुछ एमपीज जो है वो खड़े होकर बोलते हैं कि नहीं यार, आपने जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके लिए आपने पर्याप्त बजट नहीं रखा है, इसको बढ़ाओ, यानी कि ग्रांट, इस पर जो है वो और पैसे बढ़ाओ। तो जब ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो वो आर्टिकल 113 के थ्रू आती है। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है पार्लियामेंट का जिसमें पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस करती है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल 113 के थ्रू पार्लियामेंट के पास पावर है, एमपीज के पास, स्पेशली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पावर है कि उनको लग रहा है कि नहीं यार, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ कमियां हैं, इसको फुलफिल करो। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के आधार पर जो है वो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही उस स्टेटमेंट को जो है वो पढ़ रहे हैं, सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सिर्फ उनके रिकमेंडेशन के आधार पर पैसे बढ़ाए या घटाए जो है वो जाते हैं, राइट। और ये भी हाउस के अंदर डिस्कस होता है। पॉइंट क्लियर? अच्छा, एक चीज और है, ये बजट जो है ना, बजट प्लस मनी बिल, ये चीजें जब अगर पार्लियामेंट में पास नहीं हुई ना, स्पेशली लोकसभा में पास थी, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लग जाता है लोकसभा के अंदर कि अब सरकार जो है उस पर भरोसा नहीं रहा उसके एमपीज का, अब सरकार की मेजॉरिटी नहीं है, डगमगा गई है मेजॉरिटी, तो फिर से सरकार को कहा जाता है अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए। तो ऐसी चीजें भी ध्यान में रखो। कई बार देखो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें लिखी नहीं है, राइट, बट वो इन प्रैक्टिस चलती है। तो इसलिए मैं आपको पूरे एग्जांपल्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं, जो कि आपके मेंस में भी हेल्प करे और प्रीलिम्स में भी हेल्प करे। अब आर्टिकल 114 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये होता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है किस पर्पस के लिए? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए। ये बिल जो है वो अमेंड नहीं करता टू वेरी द अमाउंट और ऑल्टर द डेस्टिनेशन ऑफ एनी ग्रांट,
टू वेरी द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि कुल मिलाकर ये एक्स्ट्रा पैसे निकालने की जो है वो बात की जाती है, यानी कि जब जैसे फॉर एग्जांपल इन बिटवीन द ईयर, अब देखो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर मैं बोलूं सिंपल शब्दों में बजट पास हो गया, सरकार काम कर रही है, बट एकदम से सरकार को लगा नहीं यार हमने जो डिसाइड किया था अब हमें और पैसे चाहिए और हमें हमारा जो है वो खर्चा मेंटेन नहीं हो रहा, हमें और पैसे चाहिए, तो ये एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो लाया जाता है पैसे निकालने के पर्पस के लिए, राइट। तो ये बस एक फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर आर्टिकल 115 जो है वही कहता है एक्सेस ग्रांट, यानी कि और पैसे जो है वो उनको चाहिए एडिशनल, सेम चीज, राइट, सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस ग्रांट। प्रेसिडेंट जो है ये दोनों हाउसेस के सामने जो है वो एक और स्टेटमेंट रखते हैं कि भाई और पैसा जो है वो निकालना, और ग्रांट चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे जो है वो हमें चाहिए। और देखो एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और ग्रांट्स जो होता है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, ये ओवरऑल जो है वो दे दिया है। जैसे आपको पता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो ग्रांट्स ऑफर करती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार स्टेट गवर्नमेंट के पास शॉर्ट ऑफ फंड है तो उनको ग्रांट्स जो है वो दे दिए जाते हैं, तो इसके थ्रू जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एक्स्ट्रा पैसे निकाल कर। फिर आर्टिकल 116 क्या कहता है, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन लोग क्या कर सकते हैं, एडवांस में जो है वो किसी ग्रांट को मतलब लागू कर सकते हैं एडवांस में, टू मेक ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड। मतलब ये एडवांस में और अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि पहले एडवांस में निकाल लिया, मतलब इन्होंने बेसिकली अनुमान लगाया है कि हो सकता है कि आने वाले समय में हमें और पैसों की जरूरत पड़े, हो सकता है जरूरत पड़े। ये शॉर्टफॉल ऑफ फंड नहीं है जो हमने आर्टिकल 115 में देखा और आर्टिकल 114 में देखा, ये वाली बात नहीं हो रही, ये वाली बात हो रही कि इनको लग रहा है कि नहीं यार हो सकता है कि हमें और पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो टू मेक एन एक्सेप्शनल ग्रांट फ्रॉम विच नो पार्ट ऑफ द करेंट सर्विस ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो बजट में जो चीज लिखी हुई है उसके पैसे जो है वो नहीं मांग रही हैं, ये बोल रहे हैं कि यार इसमें जो चीजें हैं हमें लग रहा है कि यार और कोई सर्विस हम, जैसे फॉर एग्जांपल इन बिटवीन द ईयर सरकार को लगा, अब जैसे अपन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस की बात करें, जैसे आप सभी लोग पता है आपको कोविड-19 के बारे में, राइट, क्या बुरी स्थिति पूरे इंडिया ने फेस करी, पूरे वर्ल्ड ने फेस करी। अब बीच में ऐसी कोई महामारी आ जाए और इनको एकदम लगे कि नहीं यार हमें, जैसे अभी महामारी आ गई तो नेक्स्ट बजट में अब ये एमपी बोलने लगे कि नहीं यार हमें अलग से हेल्थ केयर के लिए एक अलग फंड जो है वो रखना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, जिससे कि हमें एकदम से जरूरत पड़े तो हम इस पैसों का उपयोग कर सकें। तो ये है वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। तो ये आर्टिकल 116 के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। बात पूरी समझ में आई आप लोगों को? तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इस टॉपिक को एक बार पूरा रिपीट करूंगा। कौन सा वाले टॉपिक को? मनी बिल से लेकर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है, आर्टिकल 107 108 आपको समझ में आ गया, आर्टिकल 109 मनी बिल भी आपको क्लियर है, ठीक है। आपको मनी बिल के डेफिनेशन से मैं फिर से एक बार पूरी चीज रिवाइज कर देता हूं जो बिल्कुल क्लियर है। मनी बिल, एप्रोप्रिएशन बिल, राइट, तो ये सब चीजें जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि इन सब चीजों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से सुनो जो अब मैं बताने वाला हूं। देखो मनी बिल, एक पर्टिकुलर बिल, मनी बिल जो है वो कब माना जाएगा? जब कोई भी टैक्स को कम या ज्यादा किया जा रहा है या उसके नेचर को चेंज किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, या कोई सरकार जो है वो किसी से बोरो कर रही है, या कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी कंट्री के ऊपर, किसी के ऊपर भी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट, इसमें कोई छेड़खानी हो रही है या यूनियन या स्टेट की ऑडिटिंग हो रही है उनके अकाउंट्स की, इनसे रिलेटेड कोई भी बिल होगा तो वो मनी बिल माना जाएगा। अब कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा का स्पीकर, और वो जो डिसाइड करेंगे वो डिसीजन जो होगा वो उनका फाइनल होगा। और मनी बिल जो है, कुछ ऐसे बिल होंगे वो मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आएंगे, जैसे कि हल्के फुल्की पेनाल्टी या फाइन चार्ज करना, या कोई लाइसेंस फीस वगैरह जो है वो इम्पोज करना, या लोकल अथॉरिटी कोई टैक्स जो है वो लेकर आ रही है छोटा मोटा, तो वो बिल जो है वो मनी बिल नहीं माने जाएंगे। तो क्लियर हुआ मनी बिल क्या होता है। अब ये एसेंट भी आपको पता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो एसेंट दे देते हैं, पहली बार में वो डायरेक्ट एसेंट दे देंगे, या फिर अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो मतलब रिटर्न नहीं कर सकते, मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकते, बट ऑर्डिनरी कोई बिल है तो उसको वो रिटर्न कर सकते हैं। और रिटर्न करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा जो है वो उनके रिकमेंडेशन को जो है वो एक्सेप्ट करें, राइट, उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट करें। लोकसभा राज्यसभा उसको डायरेक्टली जो है वो अगर फॉरवर्ड कर दे बिना किसी चेंजेस के, तो प्रेसिडेंट फिर बाउंडेड होते हैं उस बिल को पास करने के लिए, राइट। तो ये वाली चीज भी आपको पता है।
अब फाइनेंशियल मैटर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? बजट है, राइट। इसमें हर एक साल में सरकार जो है वो क्या क्या चीजें करेगी, तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा रहता है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट दोनों हाउस के सामने बजट रखते हैं, पॉइंट क्लियर। इसमें पूरा कि कितना पैसा निकाला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कितना खर्चा होने वाला है आने वाले समय में, राइट। तो वो पूरी चीजें होती है। सैलरी जो है वो प्रेसिडेंट की क्या होगी, राइट, कितनी होगी, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, इनकी सैलरी कितनी होगी, सरकार के ऊपर कितना कर्जा है, सैलरी अलाउंसेस जजेस सुप्रीम कोर्ट की, मतलब पूरा कच्चा चिट्ठा इन सब चीजों का जो भी होता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। ये बजट होता है। अब आर्टिकल 113 के अंदर प्रोसीजर लिखी हुई है कि क्या प्रोसीजर होते हैं, कि पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस करेगी, जो भी यानी कि पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाएगा उसके बारे में डिस्कशन होगा, राइट। और भी कोई भी खर्चा वगैरह जो निकालना है तो लोकसभा के पास पावर है कि वो ग्रांट्स दे सकते हैं, यानी कि एमपीज अगर उनसे मांगे, डिमांड करें, जो आगे चल के अप्रोप्रिएशन बिल में, राइट, वो ये इसमें आ जाएगा, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट। तो अगर एमपीज वगैरह, यानी कि इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है, और प्रोसीजर और आगे के बिल्स, राइट, जो हम लोग को नेक्स्ट आर्टिकल में देखने को मिली। ये सिर्फ प्रोसीजर बता रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है, कि भाई हाउस जो है वो डिस्कस करेगा, ये प्रोसीजर बता रहा है, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा है बस, कि हाउस जो है वो डिस्कस करेगा। अगर किसी एमपी ने डिमांड करी कि नहीं भाई हमें और ग्रांट चाहिए, हमें और पैसा चाहिए, राइट, इस बजट में और चीजें बढ़ाओ, तो फिर अलग अलग आर्टिकल के थ्रू, अलग अलग बिल के थ्रू जो है वो प्रोसीजर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। अच्छा, बिना ऑनरेबल प्रेसिडेंट की इजाजत के कोई भी पैसा, कोई भी डिमांड जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, याद रखना। फिर आर्टिकल 114 बोलता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब पैसे निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और बिल जो है वो अमेंड नहीं कर सकता, राइट। मतलब जैसे कि कोई ग्रांट जो है वो दिया जा रहा है, राइट, उसमें कोई अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा है, या उस अमाउंट का डेस्टिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्कीम के लिए कितना पैसा लगाया गया, अब उन्होंने बोला कि नहीं इस स्कीम से पैसा जो है वो हटाकर इस स्कीम में डालो, तो वो सब चीजें एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, राइट। अगर आपको उस स्कीम में पैसा बढ़ाना है तो आपको एक्सेप्ट जो है वो किया जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं इस स्कीम का पैसा हटाकर इसमें जो है वो डाल दो, तो वो ऐसी चीजें एक्सेप्ट नहीं होती हैं, राइट। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो जितना भी पैसा निकालने की जब बात आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसको अप्रोप्रिएशन बिल जो है वो कहा जाता है। अच्छा, आर्टिकल 115 के तहत जैसे कि अब दोनों हाउसेस के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रखा गया, बजट जो है वो आया, तो 115 के थ्रू जो है वो एक एमपी जो है वो बोल सकते हैं कि नहीं हमें और जो है वो पैसा चाहिए, अलग से जो है वो पैसा चाहिए, और किस पर्पस के लिए हम लोग को जो है वो पैसा चाहिए, किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो पैसा चाहिए। और आर्टिकल 116 ये बोलते हैं कि नहीं यार कोई अगर हमें एक अलग से जो है वो पैसा दो नॉन स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि कल को कोई गड़बड़ी जो होती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, तो हम जो है वो उस फंड का जो है वो उपयोग कर सके। तो उसके लिए वोट ऑन अकाउंट्स, वोट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन होता है ना एक प्रकार का, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, तो वो सब चीजें, जैसे कि आर्टिकल 115 बोलता है कि नहीं एक्स्ट्रा पैसे जो है वो दे दो स्टेट को, तो वो उसकी बात करता है, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक। आर्टिकल 115 स्पेसिफिक, ये इसको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से जो है ये बात करता है कि एडवांस में चाहिए इसको, ग्रांट इन एडवांस, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। सिंपल सी, क्लियर हुआ? अब पूरा पॉइंट अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रह गया किसी प्रकार का, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया है कोई डाउट बचने की वो हो ही नहीं सकती है, उम्मीद ही नहीं हो सकती कि कोई डाउट बचे, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा से रिवर्स करो, फिर से सुनो ध्यान से, पूरी चीज क्लियर होंगी। और मैंने 2 बार तो मैंने खुद ही ने बता दिया है, तो आपको क्लैरिटी तो मिल ही गई होगी, राइट। एनीवेज, अब पार्लियामेंट के प्रोसीजर, तो ये इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी बताया, आर्टिकल 118 प्रोसीजर लिखे हुए हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट को अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे कि उनको कैसे ऑपरेट करना है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बनाएंगे कि जॉइंट सिटिंग कैसे कंडक्ट होगी, राइट। जॉइंट सिटिंग जो है वो दोनों हेड्स जो होते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, राइट, तो किस प्रकार से जो है वो स्पीकर चेयरमैन के कंसल्टेशन के साथ जो है ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाती, तो उससे रिलेटेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट रूल्स बताते हैं। तो सिंपल सी चीज हमें क्या देखने को रहा है, हर एक हाउस जो है वो अपने खुद के पर्टिकुलर रूल्स बनाएंगी कि कैसे उसको जो है वो बिजनेस करना है। अपन बोलते हैं ना कि रूल्स ऑफ लोकसभा, रूल्स ऑफ राज्यसभा, राइट। तो वही वाली चीज कि हर एक हाउस अपने खुद के रूल्स बनाएगी। और ज्वाइंट सिटिंग के लिए रूल्स जो है वो कौन बनाएंगे? ऑनरेबल प्रेसिडेंट। और ज्वाइंट सिटिंग जो दोनों हाउसेस की होती है उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आएगा कि ज्वाइंट सिटिंग, अब देखो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलवाते हैं, तो अक्सर लोग गलती करते हैं, लोगों को लगता है ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट। नहीं, वो करते हैं, बट वो साल के पहले सेशन पर, याद आ रहा है हमने डिस्कस किया, एड्रेस करते हैं हाउस को साल का पहला सेशन, या फिर जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली बार जो
हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा पहली बार जब आती है जनरल इलेक्शन के बाद, तो उस दौरान ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करते हैं हाउस को। बाकी जितनी भी ज्वाइंट सिटिंग होती है उसको जो प्रिसाइड करते हैं वो स्पीकर होते हैं हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के। बात समझ में आई? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 120 जो है वो क्या कहता है? बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश, कि जितने भी पार्लियामेंट के अंदर बिजनेस हम लोग को देखने को मिलेंगे वो हिंदी या फिर इंग्लिश में होंगे। तो ये आर्टिकल 120 कह रहा है कोई भी मेंबर हु कैनॉट एडिक्वेटली एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन हिंदी और इंग्लिश कैन एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। ये भी क्लॉज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की बात करें तो जिन लोगों को ना इंग्लिश आ रही है ढंग से ना हिंदी आ रही है, वो लोग अपनी मदर टंग लैंग्वेज में भी जो है वो हाउस में बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बिकॉज इट इज हाउस ऑफ पीपल, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोग। फिर आर्टिकल 121 रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्टिकल 121 क्लियरली कहता है कि आपको कोर्ट के जो जजेस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, वो जिस प्रकार से भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो जिस प्रकार से भी अपना जजमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करोगे। तो पार्लियामेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी कंट्री के अंदर जुडिशरी को इंडिपेंडेंस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है लेजिस्लेटिव बॉडी से? तो वो है आर्टिकल 121। आर्टिकल 122 कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। जैसे 121 के तहत पार्लियामेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा है, वैसे ही कोर्ट के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा है कि पार्लियामेंट में जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, उस पर आप इंक्वायरी नहीं करोगे। वैलिडिटी जो है प्रोसीडिंग की पार्लियामेंट की, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि आपका प्रोसीजर इर्रेगुलर है। नो ऑफिसर और एमपी शैल बी सब्जेक्टेड टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, यानी कि कोर्ट किसी भी एमपी को, और अपन ने ऑलरेडी पहले प्रिविलेज के अंदर डिस्कस किया हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेज के अंदर, कि वो अगर कोई भी चीज बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी उनकी स्पीच होती है, तो कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई, कोर्ट उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये एक चीज समझ में आई, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। अब ऑनरेबल प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स हैं कानून बनाने की। ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी कानून बना सकते हैं, पता है आपको? आर्टिकल 123 ये पावर देता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस बनाने की, जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, रिसेस में होती है। मतलब देखो, एक सेशन हुआ फिर गैप होता है, फिर दूसरा सेशन हुआ फिर गैप होता है, फिर ऐसे जनरली 3 सेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट आपको पता है ऐसा कोई 3 सेशन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी बस ये चीज कही गई है कि 6 महीने में एटलीस्ट एक सेशन तो होना चाहिए। मतलब साल में 2 सेशन के बारे में इनडायरेक्टली कहा गया है, डायरेक्टली 6 महीने में एक सेशन की बात की गई है। तो हमारे पास 3 सेशंस हैं, है ना। अब रेसेस का मतलब गैप, कि जिस दौरान हाउस नहीं है, हाउस की सिटिंग नहीं हो रही है, उस दौरान ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस ला सकते हैं। और ऑर्डिनेंस जो है वो कानून ही है। जब भी दोनों हाउस पार्लियामेंट के सेशन में नहीं होते हैं तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, राइट। और एक ऑर्डिनेंस जो है तो उसका बिल्कुल सेम फोर्स और अफेक्ट होता है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून का होता है। जैसे पार्लियामेंट जो कानून बनाती ना, सेम इफेक्ट ऑर्डिनेंस का होता है। और ऐसा ऑर्डिनेंस जो है वो दोनों हाउसेस के सामने रखा जाता है जब हाउस सेशन में आ जाता है। तो यानी कि दोबारा से रेसेस जो है वो खत्म होता है और दोबारा से हाउस एक्टिवेट हो जाता है, तो उस दौरान ये ऑर्डिनेंस रख दिया जाता है पार्लियामेंट के सामने। अच्छा, जैसे ही पार्लियामेंट शुरू हो गई उसके 6 हफ्ते, ध्यान में रखना, 6 हफ्ते, सिर्फ 6 वीक्स का टाइम दिया जाता है पार्लियामेंट को कि वो उस ऑर्डिनेंस पर विचार करें और उसको कानून बनाना है कि नहीं बनाना उस पर विचार करें, और फिर उसको एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू, बिल के थ्रू जो है वो कानून बनाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है 6 हफ्तों के अंदर, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया ऑर्डिनेंस जो होता है वो खत्म हो जाता है। इट सीज टू ऑपरेट, वो खत्म हो जाता है। मे बी विदड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट। और इवन ये भी हो सकता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के पर्पस के लिए, लेट्स से
फिर जैसे हाउस शुरू भी नहीं हुआ तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं यार ये कानून को हटा दो, ये ऑर्डिनेंस हटा दो, तो जब चाहे तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट की पावर है कानून बनाने की। तो क्वेश्चन अगर आए क्या ऑनरेबल प्रेसिडेंट कानून बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी अगर जज है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, तो वो किसी भी दूसरी कोर्ट या किसी भी अथॉरिटी जो इंडिया के अंदर है उसके सामने नहीं जाएंगे, राइट? किसी भी कोर्ट में वो नहीं जाएंगे या एज अ मतलब आप एक्ट नहीं करेंगे, कार्रवाई जो है वो किसी भी कोर्ट में जो है वो उनकी नहीं होगी, या कोई भी एक्शन भी वो जाकर किसी भी कोर्ट में नहीं ले सकते। उनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित रहता है। अच्छा, मैं अब इसमें एक छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए समझा दो, तो आप और क्लियर तरीके से वाला पॉइंट समझोगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट में अभी भी थोड़ी सी आपको क्लैरिटी नहीं हो रही होगी। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप आईपीएस ऑफिसर हैं या फिर आप एक डीएम है, राइट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो आप जब अपने राउंड पर जब निकलोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एसपी हो, राइट, एसपी के तौर पर अभी आप अपॉइंट हुए हो, तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी सीएसपी के कार्यालय में चले जाओगे ना, तो आप सीएसपी जो ऑफिसर होंगे वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे और आप उनकी कुर्सी पर बैठ जाओगे। मतलब आप वहां पर जाकर ऑपरेट कर रहे हो, चेक कर रहे हो चीजें। आप डीएम हो, आप एसडीएम के ऑफिस में जाओगे, एसडीएम अपनी कुर्सी छोड़कर सामने बैठ जाएंगे और आप उनकी कुर्सी में आकर बैठ जाओगे, राइट? तो मतलब कि आप वहां पर अथॉरिटी अपनी इंपोज कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो कहीं और अपनी अथॉरिटी इंपोज इस तरीके से नहीं कर सकते। लिखा है ना, नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये छोड़ो, इसमें कभी ये क्या वकालत वाली जो भाषा होती है वो कई बार कंफ्यूज करती हैं। तो देखो, आप सोचो, ये नो हटाओ, पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक व्यक्ति जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर है, शेल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो शेल नॉट प्लीड, तो कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज है वो किसी भी दूसरी कोर्ट की अथॉरिटी के सामने इंडिया के अंदर जो है वो नहीं जाएंगे, राइट? तो वो उनका क्षेत्र अधिकार ज्यूरिसडिक्शन जो होना चाहिए वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही होना चाहिए। वो दूसरी कोर्ट के पास जाकर जो है वो अपनी अथॉरिटी इंपोज नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि देखो, ये है जुडिशरी वाला मामला और आप लोग जो तैयारी कर रहे हो वो एग्जीक्यूटिव बनने की तैयारी कर रहे हो, राइट? रूल्स रेगुलेशन को इंपोज करने की। तो आप हमेशा अगर टॉप मोस्ट ऑफिसर जो होंगे या फिर आपके ऊपर जो भी ऑफिसर होंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आप उनके लिए अकाउंटेबल हो। बट हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। बट आप लोग जो होते हैं, आप लोग अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी कूद सकते हो, राइट? क्योंकि अगर आप सीनियर हो तो आपका जो जूनियर होगा उस पर आप उस पर जाकर आप अपनी अथॉरिटी इंपोज कर सकते हो। बट कोर्ट के सिस्टम में ऐसा नहीं चलता, सबके अपने क्षेत्र अधिकार है और रिट्स के माध्यम से हालांकि जो है वो चीजें हो सकती है, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू। बट आप लोग को एक प्रोसेस के थ्रू होकर नहीं गुजरना होगा। आप तो जहां पर भी जाओगे जांच करने के हिसाब से, खिलाओ दिखाओ जरा फाइलें निकालो, ऐसे। समझ में आई है? वाली बात क्लियर हुई है? ठीक है। अब आर्टिकल 125 की बात करते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में बात की गई है, सेकंड शेड्यूल में वो लिखा है। आर्टिकल 126 में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है, राइट? तो इसको तो ऑब्वियस ही बात है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बट ये भी कहा जा रहा है कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली है और या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो किसी जज को जो है वो एज अ एक्टिंग सीजेआई के तौर पर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। सीजेआई की पोजीशन जब खाली रहती है तो उसका उनका टास्क उनकी ड्यूटीज करने के पर्पस के लिए। आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेस की बात हो रही है। एडहॉक मतलब टेम्पररी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट की सहमति के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके किसी टेम्पररी जज को अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें स्पेशली जो रिटायर्ड जज वगैरह जो होते हैं ना, उनको अपॉइंट जो है वो कर दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए। फिर आर्टिकल 128 की बात करें तो अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ जो है वो उनकी सहमति से, उनके कंसेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कि वो एक जज के तौर पर जो है वो एक्ट करें सुप्रीम कोर्ट के। तो वही, अब देखो एडहॉक जजेस जो होते हैं ना, वो टेम्पररी जजेस जो है वो होते हैं कि टेम्पररी पीरियड के लिए, इसमें भी रिटायर्ड जजेस को बुला लिया जाता है। ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। बट आर्टिकल 128 के तहत किसी जज को दोबारा से जो है वो लाया जाता है, यानी कि रिटायर्ड जज को जब लाया जाता है
तो वो बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए लाया जाता है, कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं होता है, राइट, या स्पेसिफिक केस के लिए नहीं होता है, वो रूटीन के लिए हम लोग को, यानी कि रूटीन वर्क के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। फिर आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्यों बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि पूरा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड्स वगैरह जो भी होता है लॉ एंड ऑर्डर का, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने पास जो है वो मेंटेन करके रखती है। जो भी एक्ट, जो भी कानून, जो भी प्रोसीडिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की होती है वो परमानेंटली रिकॉर्ड की जाती है आर्टिकल 129 के तहत। इसके बाद सभी के सभी पावर है फाइन लगाने की, इम्पोज करने की एक व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है और एक सिविल कंटेम्प्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो किसके तहत आता है? आर्टिकल 129 के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 131 की बात करें तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सिंपल सी चीज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी एक या एक से ज्यादा स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वन और मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, कोई डिस्प्यूट होता है ऑनरेबल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको रिजॉल्व करती है, इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी स्टेट या स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन अदर साइड, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एक स्टेट वर्सेस स्टेट्स, स्टेट या स्टेट्स, तब ऐसा केस होता है। यही बात समझ में आई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक स्टेट मिल गई है, उसके पक्ष एक या एक से ज्यादा स्टेट मिल गई है, उसके पक्ष में दूसरी और स्टेट्स हैं, तब ऐसे विवाद को रिजॉल्व किया जाता है। बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यानी कि आपस में स्टेट्स के बीच में कोई भी विवाद होते हैं तो उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करती है। तो ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्लियर? अब आर्टिकल 131 ए एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। देखो, जब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात आ रही है तो आपको ये 3 पॉइंट पता होने चाहिए। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की बात आ रही है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यानी कि केंद्रीय कानून जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है। होता है ना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट जो कानून जो है बनाती है, बिल जो है वो लेकर आती है, तो कई बार आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को जो है वो खारिज कर दिया, इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। पढ़ा है ना कहीं ना कहीं। करंट अफेयर्स पे फोकस रखो, करंट अफेयर्स पे फोकस रखोगे तो पूरी चीजें बिल्कुल रिलेट करेंगी, राइट। और ये जो पूरी सीरीज है, एग्जाम से पहले तो एटलीस्ट इसको 4 बार देख लो, 4 बार सुन लो एटलीस्ट, तो आप तो ये मान के चलो कि फोड़ के आओगे, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में आपने क्या समझा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कि कौन सा बिल जो है वो ठीक है कि नहीं, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर तो नहीं रहा, और अगर कर रहा होता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है कि वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को भी हटा सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है आर्टिकल 131 ए के तहत। आर्टिकल 132 के तहत अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट की अपील, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट की अपील जो है वो हम लोग हाई कोर्ट पे कर सकते हैं, हाई कोर्ट के जजमेंट की अपील जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो हाई कोर्ट से अपील जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आती है, राइट। अगर हाई कोर्ट का केस जो है वो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है तो केस जो है उसको अपील किया जा सकता है कोर्ट में, या फिर इवन इन जनरल भी, कि हाई कोर्ट मतलब ने जजमेंट दिया और जजमेंट से जो है वो अगर पार्टीज खुश नहीं है तो दे कैन रीच टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल 132 में मेंशन्ड है अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो एक्सक्लूसिव, ओरिजिनल और अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन हमने देखा। और आर्टिकल 133 के बारे में बात करें, अब सेम जो मैंने भी आपको समझाया अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ये डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। तो कि सिविल मैटर्स जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं उसकी अपील भी जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के कोई भी जजमेंट वगैरह, राइट, कोई भी ऑर्डर वगैरह, डिक्री वगैरह, जो भी चीज आती है सिविल प्रोसीडिंग से रिलेटेड, तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। मतलब जो हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और फिर वो जजमेंट जो है वो ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। और किस केस में जाता है? एक तो जनरल, यानी कि जनरल इंपॉर्टेंस का कोई कानून है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल उठ रहा है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से वो मामला अपने पास जो है वो बुलवा लेती है।
या फिर अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं यार ये ऐसा सिविल मामला है जिस पर हम चाह रहे हैं कि इस पर रिपोर्ट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे या फिर ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे, तो ऐसे मामले भी जो है वो सिविल केस के जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे कि सिविल है वैसे ही क्रिमिनल है, मतलब हर देखो कुछ नहीं है अपेलेट सिस्टम, मतलब निचली अदालत जो है उसके जजमेंट जो अपर कोर्ट जो है वो देखती है, राइट, या हायर कोर्ट जो है वो देखती है, बस उसको हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। एक में सिविल के बारे में बता दिया आर्टिकल 133, अब आर्टिकल 134 सेम चीज बताएगा क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कोई भी जजमेंट है हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट जो है उसका कोई भी जजमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है क्रिमिनल नेचर का यानी कि क्रिमिनल केस का, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको जो है उस पर भी जो है वो विचार करेगी, देखेगी। तो ये आर्टिकल 134 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स एंड अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फॉर फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट if high court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death। अगर हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस जो है वो किसी को दी है, मौत की सजा किसी को दी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचेगा। हैज विथड्रॉन फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ any case from any court subordinate to its authority and convicted the accused person and sentenced him to death। मतलब डेथ पेनाल्टी के केस में भी ये मतलब होल और फाइनल डिसीजन जो होगा वो एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेगी, सर्टिफाई करती है कि अंडर आर्टिकल 134 दैट द केस इज फिट वन फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, कि यार ये केस जो है वैसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर देखे, बस और कुछ नहीं है 134 आर्टिकल में। आर्टिकल 136 की बात करें, स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेशल लीव दे सकती है टू अपील एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर इन एनी क्लॉज और मैटर पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। मतलब कि किसी कोर्ट और किसी ट्राइब्यूनल ने अगर कोई भी ऑर्डर जो है वो पास किया है, कोई भी ऑर्डर जो है वो पास किया है, तो उस ऑर्डर पर स्टे, स्पेशल लीव, स्टे की यहां पर बात हो रही है, स्टे, या फिर वो कोर्ट का जो जजमेंट है वो नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर करके अपने पास जो है वो बुलवा लेती है। तो ये क्योंकि देखो अब जो जुडिशरी जो है, अच्छा अब आप इसमें बोलोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में भी क्लिक हो रही होगी, राइट, अगर नहीं हो रही होगी तो मैं बताऊंगा तो शायद आपको लगे कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया सर कि कोई भी जज जो है वो दूसरे कोर्ट में जाकर जो है वो उनका मतलब उनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक है, बट आप कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है, किसी जजमेंट में स्टे लगा सकती है अपने आप ही, वो तो हस्तक्षेप कर रही है। हस्तक्षेप करने का मतलब ये होता है कि आप वहां पर पहुंच गए और आपने प्रोसीडिंग को रुकवा दिया, ये प्रोसीजर है जो आर्टिकल में लिखा हुआ है। हस्तक्षेप जो होंगे वो आप करोगे एज एन एग्जीक्यूटिव, एज अ ब्यूरोक्रेट। जब आप अपने सबऑर्डिनेट जूनियर के पास जाओगे, वो कोई केस हैंडल कर रहा है, बेचारा खड़ा हो जाएगा कि अरे सर, अरे मैडम आप आ गए, और आप बैठोगे बोलोगे चलो बाहर जाओ, हाँ बताएं क्या मैटर है, मतलब पार्टी से पूछोगे आप। तो ये होता है हस्तक्षेप, और ये जो कोर्ट जो कर रही है वो प्रोसीजर के थ्रू कर रही है, राइट। तो स्पेशल लीव कि कोई भी जजमेंट है उसमें स्पेशल लीव ग्रांट कर देना, मतलब कि स्टे लगवा के कुछ और एडिशनल चीजें अगर चाहें, जैसे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, एक ऑर्डर दिया, अब उसमें एडिशनल चीजें लगवाने के लिए या उस ऑर्डर को जो है वो थोड़े समय के लिए स्टे करने के पर्पस के लिए स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट ग्रांट कर देती है। बट हाँ याद रहे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्म्ड फोर्सेस के मामले में कोई स्पेशल लीव नहीं दे सकती, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, वैसे तो वो हाई कोर्ट तक ही करती है मतलब अपने क्षेत्र अधिकार को, फिर हाई कोर्ट के पास क्षेत्र अधिकार होते हैं कि लोअर कोर्ट के ऊपर इस प्रकार की प्रोसीजर अपनाने के, राइट। तो ये स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये स्पेशल लीव की भी पता है पेटिशन आती है, ये भी एक्चुअली इन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद जाके लगा दिया, इनके पास एक पेटिशन आती है, लोग फाइल करते हैं और बोलते हैं कि सर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, इसमें हम चाहते हैं ये चीज भी प्लीज ऐड की जाए या इस पर थोड़ा स्टे लगाया जाए, राइट।
इस पर आप विचार करो, तब उस दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 का अपना उपयोग करती है। दैट्स इट। आर्टिकल 137, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है जजमेंट्स को या ऑर्डर को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। जैसे कि पुराना कोई जजमेंट है जो पास हो गया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपने खुद के जजमेंट और लोअर कोर्ट के जजमेंट्स को भी चेक करने की, रिव्यू करने की कि सही है कि नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि नहीं यार ये जजमेंट जो हस्तक्षेप हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, तो फिर गलत है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा मतलब फिर उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि वो उस जजमेंट को जो है वो खारिज कर देते हैं। क्लियर। अब यहां पर बात हो रही है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। तो आर्टिकल 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सैलरीज और अलाउंसेस जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की होती है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखी हुई है। अब जो भी इनके रिमूवल से रिलेटेड राइट जो मैटर्स होते हैं, यानी कि इनको जो रिमूव किया जाता है सेम उसी आधार पर रिमूव किया जाता है जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। कैग जो है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये एक बार इनका रिटायरमेंट हो गया तो फिर गवर्नमेंट की किसी भी पोजीशन पर ये फिर से अपॉइंट नहीं हो सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो ऑफिस के होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज होते हैं। यानी कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 3 फंड्स हमारे होते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट्स। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे जो है वो निकाले जाते हैं इनके जितने भी खर्चे होते हैं उस पर्पज के लिए। अच्छा, क्वेश्चन, ये तो चीज कॉमन सी लिखी हुई है, इनको कौन अपॉइंट करता है, राइट, इनकी सैलरी अलाउंसेस, इनको रिमूव कैसे किया जाता है, सेम वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है। एनीवेज, मेन चीज है इनका काम क्या है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। देखो यार, जनरली क्रिटिसाइज किया जाता है कि कैग जो है वो कंट्रोलर का काम नहीं कर रहे हैं, वो मेनली ऑडिटर जनरल का काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार ने खर्चे किए, एक्सपेंडिचर किया, तो ये ऑडिटिंग करते हैं कि सही जगह पर, जैसे सरकार ने बोला कि इनको 100 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए लगाना है, तो ये चेक करते हैं कि वो 100 करोड़ वाकई में उस प्रोजेक्ट पे लगा है कि नहीं लगा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन करने का काम होता है कैग का हमारे। बट एक्चुअली ये ऑडिटिंग करते हैं मेनली, राइट, इन प्रैक्टिस। और कंट्रोलर मतलब कि ये पहले से बताएं, ये पहले से जो है वो वार्निंग दे दें कि इस चीज में घोटाला हो रहा है, बचा लो, राइट, बट वो चीज नहीं की जाती है। बात समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इनके पास तो पूरी लिस्ट आती है कि कब कौन सी चीज में कितना कितना खर्चा हो रहा है, राइट, ये पूरी चीज का आकलन करते हैं। तो आकलन करने के बाद इन्वेस्टिगेट करने की मतलब जैसे कई बार ये भी होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब डीएम बनोगे, भाई आपको पता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है गिट्टी, पत्थर, ईंट का। अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपसे अब ज्यादा पैसे जो है वो चार्ज कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये तो घोटाला कर रहा है। तो वही मतलब कि खर्चा होने से पहले ही पकड़ना, ये भी काम होता है कंट्रोलर का, जो कि वो काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऑडिटिंग का काम करते हैं। एनीवे, ये तो मैंने आपको एक जनरल चीज बता दी, बट इसको मेंस में मत लिखना। अगर लिखना है तो मेंस के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज आप एक लाइन जो है वो मेंशन कर सकते हो सजेशन के तौर पर, कि कैग भी जो है उनको पहले से जो है वो मतलब उनको एनालाइज जो है एक्सपेंडिचर से पहले कर देना चाहिए अकाउंट्स की, राइट, एनालिसिस। एनीवेज, आर्टिकल 129, ड्यूटीज और पावर जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो कैग जो है किनके अकाउंट्स को देखते हैं? तो यूनियन, स्टेट और किसी भी अथॉरिटी या बॉडी के जिसको पार्लियामेंट उन्हें प्रेस्क्राइब करती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैग स्टेट के अकाउंट्स को भी देखते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, इवन कोई भी ऐसी, जैसे फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट ने बोला कि हमारी इस पर्टिकुलर पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पीएसयू, इसको जो है वो देखो, राइट, इसके अकाउंट्स को चेक करो, तो वो उसके अकाउंट्स को भी चेक करेंगे। तो ये आर्टिकल 149 में इसका जिक्र है। अब आर्टिकल 150, तो अब देखो होता यह है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कैग की एडवाइस पर, राइट। कैग एडवाइस करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि आप इस तरीके से जो है वो अकाउंट्स को रखवाएं यूनियन और स्टेट्स के, राइट। तो उस तरीके से जो है वो मतलब, क्योंकि देखो अब अल्टीमेटली कैग जो है वो पूरे इसकी ऑडिटिंग करना है कैग को, तो कैग ही बताएंगे ना कि किस फॉर्म में जो है वो अकाउंट्स को रखवाना है, किस स्ट्रक्चर में अकाउंट जो है वो होने चाहिए, किस स्ट्रक्चर में अकाउंट बनवाए जाए, राइट, तभी तो वो उसकी ऑडिटिंग सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये आर्टिकल 150 में मेंशन्ड है। अब देखो होता क्या है, कैग जैसी रिपोर्ट बना लेता है। आर्टिकल 151 में कैग की रिपोर्ट की बात हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट। तो कैग ने जैसी रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ये रिपोर्ट रखेंगे।
तो ये स्ट्रक्चर है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है और कैग जो है उनके बीच में बातचीत चलती रहती है और ऑनरेबल प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करते हैं और रिपोर्ट जो होती है कैग की स्टेट्स के अकाउंट में वो सबमिट की जाती है गवर्नर को, राइट। तो फिर वो लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं। तो ये आर्टिकल 151 में अगर स्टेट का मामला है तो होता ये है कि कैग जो है वो रिपोर्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट को नहीं, स्टेट मतलब रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर को जो है वो देते हैं और वो गवर्नर जो है वो वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है।